हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। तो मैं करता हूं आज का वीडियो स्टार्ट। और आज के वीडियो में आप देखेंगे कि आपने पूरे ईडी जितनी भी ईडी हमने पढ़ रखे हैं, चाहे वो ईडी फर्स्ट हो, चाहे वो ईडी सेकंड हो, चाहे ईडी थर्ड हो, हम पूरे का ओवरव्यू करने वाले हैं इस वीडियो में। ये वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज सीखने को मिलेगी। एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके बताऊँगा। और जैसा कि आपने देख लिया हुआ, इसमें सिंबल, अर्थिंग और वायरिंग से संबंधित क्वेश्चन उठाए गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं ईडी की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए मैं करता हूं वीडियो स्टार्ट और एक एक चीज़ को डिटेल में बताऊंगा। और मैं एक तरीका और बताऊंगा कि यार आप सिंबलों को कैसे लॉन्ग टाइम तक ध्यान रख सकते हैं, वो भी मेरे पास एक तरीका है जैसा कि मैंने याद किया है। तो आइए चलो पहले प्रश्न का दे दीजिए जवाब कि आखिर इसका मामला क्या है। ये पूछ रहा है केवल प्रकाश बिंदुओं को जोड़ने के लिए। कौन सा बिंदु भैया? प्रकाश बिंदु। थोड़ा कलर चेंज करते हैं क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा। ये रेड ठीक रहेगा, ठीक है ना, रेड ठीक रहेगा। यहाँ से एक और प्रश्न आपको पता चल जाता है कि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए रेड ठीक है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये तो बहुत बेसिक सी बात है, आपको पता होगी। तो आइए देखिए, केवल प्रकाश बिंदु को अधिकतम भार कितना जोड़ा जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो मैं बता दूं, घरों में या कहीं पर आपको दो तरह के सर्किट मिलेंगे। एक मिलेगा आपको नॉर्मल सर्किट, एक मिलेगा आपको नॉर्मल सर्किट, और एक मिलेगा आपको पावर सर्किट। ठीक है, पावर सर्किट में अगर मैं पॉइंटों की बात करूं अधिकतम, तो वहाँ पर अधिकतम 2 पॉइंट होते हैं। ठीक है, और अगर मैं नॉर्मल में बात करूँ तो आप 10 पॉइंट रख सकते हो, अधिकतम बता रहा हूँ। वैसे यही कोशिश की जाए कि 8 ही पॉइंट हों, लेकिन अधिकतम 10 रख सकते हो। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर 10 रख लिए, यहाँ पर मैंने 2 रख लिए। अच्छा भैया, ये तो बात चलो समझ में आएगी। इसमें अगर लोड की मैं बात करूँ तो इसमें जो लोड होता है आपका होता है 3000 वाट। इस बात को भी ध्यान रख लो, कितना होता है भैया? 3000 वाट। अगर मैं इसमें लोड की बात करूं तो इसमें होता है आपका कितने वाट? इसमें कितना होता है? इसमें आप दे सकते हो 800 वाट। कितना? 800 वाट। अगर ऑप्शन में 850 वाट हो तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर 750 नहीं चल पाएगा, इसलिए ये तो गलत होगा। इसलिए मैं बढ़िया वाले ऑप्शन पर जा रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपने ये टिक किया होगा, क्योंकि बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। और मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगा, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, भाई साहब उन लोगों को पास भेज देना जिन्हें अभी ज़रूरत है। ठीक है ना, मैं बार बार बता रहा हूँ यार, हमें बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। मैं खुद देख रहा हूँ, मेरी कोई मदद कर दे। ठीक है ना, तो अगर आप किसी को वीडियो शेयर कर रहे हो तो यार कसम से वो अगर यहाँ से 1-2 क्वेश्चन उसके एग्जाम में फंस जाता तो वो आपको ये तो ज़रूर बोलेगा कि आपने जो वीडियो भेजा था उससे क्वेश्चन फंसे हैं। ठीक है ना, चलो बिल्कुल देरी ना करती हुई, क्योंकि वीडियो तो बहुत लंबा बनने वाला है और चीज़ें बहुत सारी हमारे सामने हैं। तो चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मैंने ले लिया है एक और क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एकदम समझा दूंगा। ये क्वेश्चन तो आप कभी भूल नहीं सकते। ठीक है ना, तो इसके ऑप्शन से दूसरे पेज पर लेकिन मैंने अपने हाथ से ड्रॉ कर दिए। जरा देने का जवाब करेंगे इसका आंसर। मोटर संस्थापन में लचीली फ्लेक्सिबल कंड्यूट। भैया लचीली फ्लेक्सिबल कंड्यूट देखिए आपने, मैं समझाता हूँ। अभी देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, चित्र में दिखाई दे रहा है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। हाँ, यही आपकी फ्लेक्सिबल कंड्यूट। कहने का मतलब ये है, यही आपके दिख गया। ठीक है, अब इसे हम हटा देते हैं, जैसा कि मैंने ये हटा दिया है। और आइए अब मैं चीज़ों को समझाता हूँ। देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये इसमें अगर वायर आप डाल के कुछ इस तरह से राउंड कर सकते हो। ठीक है ना, चीज़ों को आप राउंड कर सकते हो, बहुत आराम से इस तरह से कर सकते हो। लेकिन जो आपके पास प्लास्टिक का पाइप होता है ना, वो आपका राउंड नहीं होता, वो अगर स्ट्रेट है तो भैया स्ट्रेट ही रहेगा। ठीक है ना, लेकिन इसे आप राउंड कर सकते हो। ठीक है, चलो इस बात को छोड़िए। अब ये बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए? प्रश्न ये है कि जो मोटर है मेरी, उसके लिए फ्लेक्सिबल की जो मतलब लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए। जैसे कि एक बात बताओ यार, तुम खुद सोचो, आपने कहीं कहीं मोटर लगी देखी होगी, जैसे चक्की वाली मोटर आपने देखी होगी। तो मैं बता रहा हूँ, अगर ये आपकी धरती का बेस है, ये आपकी धरती का बेस है, तो आप वो बेस को करीब इतना ही बनाओगे, इतना ऊँचा। कहने का मतलब ये है कि करीब 3 फुट तो ले जाओगे, बस 3 फुट ले जा सकते हो, 3 या फिर 3.25, बस इतना ले जाओगे। क्योंकि यार यहीं पर आपका मोटर सफिशिएंट रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर 2 मीटर का मतलब पता कितना हो गया? 6 फुट। 6 फुट हो गया 2 मीटर का मतलब, शायद मेरे हिसाब से 6 फुट हो गया। 1 मीटर में मेरे हिसाब से होता है 3 फुट होता है। ठीक है ना, मेरे हिसाब से 3 फुट होता है, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन आपको हो तो आप बता देना, और ये भी बता देना क्या मैं सही हूँ। 1 फुट में 3 मीटर, सॉरी 3 फुट में 1 मीटर होते हैं। चलो कोई बात नहीं है। ठीक है ना, तो मैं ये देख रहा हूँ कि यार 1 मीटर पर तो मेरा सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि यार 2 मीटर तो काफ़ी ऊंचा हो जाएगा। क्या आप वहाँ पर मोटर ले जाओगे?
अगर आप वो वहाँ पर मोटर ले जा रहे हो तो फिर आपको इतना ही बेस चक्की का देना पड़ेगा। चक्की इतनी मोटर, मैं एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ जो कि आप ये एग्जांपल कहीं भी देख सकते हो, कहीं भी अपने लैब में देख सकते हो। नाप के देख लेना, 3 या 3.25 फुट बैठेगा, ठीक है। तो 2 मीटर पे तो जाओगे नहीं, 3 मीटर पे जाओगे नहीं, 4 मीटर पे जाओगे नहीं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इसका ऑप्शन नंबर ए जाना चाहिए, यानी 1 मीटर उपयुक्त रहेगा। इतनी ऊंचाई ठीक है हमारी मोटर के लिए। अब जब इतनी ऊंचाई मोटर के लिए ठीक है तो इतनी आपकी किसके लिए, फ्लेक्सिबल कंड्यूट लगेगा। अरे भाई सीधी सी बात है, अगर मोटर यहाँ पर रखी है तो इसके कनेक्शन के लिए यहाँ तक बस फ्लेक्सिबल की मुझे ज़रूरत है, उसके बाद अपनी वैसे ही चला दो और आपका कनेक्शन हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको शुरुआत में कि मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे कि आप सिंबलों को ध्यान रख पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं 5 सिंबल आपको ऐसे याद रखवा दूंगा, दिमाग में ऐसे सेट करवा दूंगा कि आप ज़िंदगी में उन्हें कभी नहीं भूल सकते कि अच्छा भैया ऐसा क्या तरीका है। तो आइए ज़रा मेरे संग समझने का प्रयास करना, ठीक है। मान के चलिए मैंने एक सर्कल बना दिया, ये वाला बना दिया भैया, क्या होगा इससे, बना दिया। इसके अंदर आप एक और सर्कल बना दो, ऐसा बना दिया। अब ये आपके सामने एक सिंबल बन गया, बताइए कौन सा सिंबल है। अगर पता है तो बताइए, मैं बताने जा रहा हूँ। फिर ये बन गया आपका पुश बटन का, कौन सा भैया, पुश बटन। कौन सा बटन, पुश बटन, ठीक है ना। मैंने एक सर्कल बनाया, उसके अंदर एक और सर्कल बनाया और मेरा काम हो गया, ठीक है ना। कौन सा भैया, ये कौन सा, ये पुश बटन है, ठीक है ना। ध्यान रखनी है चीज़ें। दूसरा, आइए जरा दूसरा मैं समझा दूँ आपके लिए, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। अब मैंने एक सर्कल फिर बनाया, लेकिन मैं इसमें दोबारा राउंड नहीं करूंगा क्योंकि वो तो मेरा बन गया। अब मैंने क्या किया, मैंने इस तरह से ही क्रॉस लगा दिया, मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे सामने एक और सिंबल बनकर आ गया इलेक्ट्रिकल का। इसका मतलब लैंप, आपके घर का लैंप, ये उसका सिंबल है, ठीक है। 2 हो गए याद, ठीक है भैया, हो गई। फिर मैंने एक और सर्कल बनाया, लेकिन मैंने क्या किया, ऐसे तो मैंने किया ही है, लेकिन मैंने अब के ऐसे और कर दिया। लो बता दो भैया, ये एक और सिंबल बन के आ गया। भैया ये किसका सिंबल है, ये है आपके सायरन का सिंबल। जैसे कोई चीज़ की हमें सूचना देनी हो, जैसे किसी चीज़ की हमें सूचना देनी होती है ना, कुछ इमरजेंसी वगैरह हुई होती है, तो उसकी ये सायरन का चिन्ह है, ठीक है। चलो ये भी चीज़ क्लियर होगी। फिर एक और ये बना लो भैया, फिर एक और बना लो। इसमें क्या करना है भाई, बना तो लो, पहले कर लिया। अब इसमें 2 आपको छोटे छोटे सर्कल जिनकी एक दूसरे ऐसे चिपका दो, ठीक है ना। यहाँ पर ये एक ही बनाओ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे यार, यहाँ पर एक बनाना है, ठीक है ना। ये जो ना ये पूरा एक है, ठीक है ना, ये एक है और एक दूसरा ये है। एक और चिन्ह आपके सामने आ गया, ये किसका है, ये है आपका कौन सा वाला फैन, एग्जस्ट फैन। कौन सा फैन, एग्जस्ट फैन। अगर नॉर्मल फैन की बात करूँ तो इस तरह का होता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छा ये भी चीज़ हो गई। और कौन सा बताना है, फिर एक और सर्किल बना लूँ, बना लिया भैया। देखिए सर्किल से कितने बनने जा रहे हैं वो चीज़ सिखा रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है ना। अब क्या करा आपने, इस तरह से एक व्यास खींच दिया और इस तरह से ये, और ये ऐसे ऐसे कर दिया। एक और चिन्ह आपके सामने आ गया, किसका, इंडिकेटर का, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि एक ही सर्किल से हमने यार इतने सारे याद कर लिए, इतनी सारी चीज़ें हमने एक ही सर्किल से याद कर ली हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक कर देना। अब मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर, ठीक है ना। और जैसे ही याद आ जाएगा तो मैं और भी चीज़ें आपके लिए बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन फिलहाल मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर, तो देना इनका जवाब। दोस्तों एक और क्वेश्चन आपके सामने, इसे भी मैं आपको चित्र के द्वारा समझाऊंगा क्योंकि मैंने चित्र कर लिया डाउनलोड। यार वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है क्योंकि कहीं कहीं से मैं चित्रों को डाउनलोड करता हूं, कभी कहीं से, तो कई सारी सर्चिंग मुझे मारनी पड़ती है। तो कम से कम एक वीडियो को लाइक तो आपको बनना चाहिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं पूछा हुआ है कि भैया ट्रांसमिशन लाइन में किस प्रकार के भू संपर्कन का मैं उपयोग करूंगा। कहने का मतलब है कि किस प्रकार की मैं अर्थिंग करने जा रहा हूँ, क्योंकि जो भी मैं अर्थिंग की बात जब भी मेरे दिमाग में आती है तो मेरे दिमाग में बस 2 ही अर्थिंग आती हैं। कौन कौन सी, या तो रोड अर्थिंग, मेरा मतलब पाइप अर्थिंग, या फिर यार प्लेट अर्थिंग। लेकिन एक और अर्थिंग है, कौन सी वाली, स्ट्रिप भू संपर्कन। आइए जरा दिखाता हूँ स्ट्रिप आखिर है क्या चीज़। ये चित्र आपके सामने आ गया हुआ, चित्र आपको दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब है कि एक तांबे का सा ये इस तरह का प्लेट है जो कि आपके इलेक्ट्रोड से निकलेगा। ये है आपकी स्ट्रिप, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रख लेना। तो इसका मैं यूज करता हूँ ट्रांसमिशन लाइन में, इतना ध्यान रख लो, ठीक है ना।
क्योंकि नॉर्मली मैं घर में प्लेट अर्थिंग या अपने आसपास रोड अर्थिंग या पाइप अर्थिंग का तो एग्जांपल देखता हूँ, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन तो यार अपने मतलब घर में होती नहीं है, नहीं अपने गांव में होती है, हालांकि दूर होती है, लेकिन आपने ये चीज़ें देखी नहीं होंगी हो सकता है, लेकिन पाइप या प्लेट अक्सर देखने को मिल जाता है। इसीलिए ध्यान रखना है कि भैया ट्रांसमिशन लाइन में कौन से अर्थिंग होने वाली है, वो है आपकी स्ट्रिप भू संपर्कन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सोचने के लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है ये क्वेश्चन कि बड़े शक्ति संयंत्र, कहने का मतलब है जो बड़े बड़े पावर प्लांट होते हैं उनके लिए भू संपर्क यानी अर्थिंग के लिए उनके प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए, ठीक है ना। जो बच्चे इंग्लिश मतलब जो मेरे भाई बहन मतलब इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं क्वेश्चन को तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, भाई इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं तो यूपी बोर्ड का छात्र हूँ, उस वजह से थोड़ी हिंदी मतलब और वैसे छुपाने के यार तुम तो घर के हो, इंग्लिश आती नहीं है सच में बताऊं तो, ठीक है ना। चलो इस बात को छोड़ो, ठीक है ना। क्वेश्चन में ये है कि बड़े जो पावर प्लांट हैं उनके लिए प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए। तो कोई भी पावर प्लांट हो, बड़ा हो या छोटा हो, मैं ये कोशिश करूंगा कि कम से कम प्रतिरोध हो। तो जरा छांट लेना कौन से में कम से कम है। हाँ ये है तो सही, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होने वाला है, ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन में ये है मज़ेदार, जरा दे देंगे इसका जवाब। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 2 किलोमीटर का गुटका यार ये नजर दूसरा पता नहीं क्या आ गया, इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्लीट। आया कुछ समझ में। हाँ यार एक वायरिंग का ये जा रहा है, एक तार ये जा रहा है, एक वायर ये जा रहा है, ऐसे क्लीट लगा देते थे हम, ऐसे क्लीट लगा देते थे। आ गया ध्यान, हाँ जी आ गया, ये होती है क्लीट। चलो ये भी चीज़ समझ में नहीं तो जरा इस चित्र को देख लेना, ये जो चित्र आपके सामने आ रहा है, आ गया चित्र, अब तो समझ में आ गया क्या चीज़ है। कहने का मतलब ये कि अगर एक क्लीट यहाँ लगी हुई है और दूसरी क्लीट यहाँ लगी हुई है तो कम से कम अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए। अधिकतम दूरी बताओ, अधिकतम दूरी, क्योंकि कम से कम में तो मैं बताऊंगा कम से कम का क्या जुगाड़ है। अधिकतम है भैया आपके 0.6 मीटर, क्या कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। कम से कम 0.6 मीटर मतलब अधिकतम होनी चाहिए, बस इससे ऊपर मत ले जाना। और कम से कम का मतलब मैं तुम्हें बता दूं, एक वायर ये जा रहा है, एक वायर ये जा रहा है, क्लीट ज़्यादा है, एक यहाँ लगा दो, 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 लगाते जाओ। अरे कोई कमी थोड़ू ना आपके पास क्लीटों की। तो कहने का मतलब है कि कम से कम में तो खूब लगा लो जितना मन करे, लेकिन जब अधिकतम की बात हो जाए तो 0.6 पर आपके लिए जाना है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन का जवाब आप बहुत आसानी से दे सकते हो अगर आपने मेरा एक्सप्लेनेशन पिछले वाला सुन रखा है, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि हमारे घरों में जो यूज होते हैं वो 2 प्रकार के सर्किट हैं। एक होता है मेरा नॉर्मल सर्किट और एक होता है मेरा पावर सर्किट। नॉर्मल में 10 पॉइंट होते हैं, पावर में 2 पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है भाई साहब पावर परिपथ की, पावर परिपथ की, तो भैया 2 पॉइंट पर मैं जाने वाला हूँ। अगर मुझे नॉर्मल सर्किट पूछता या फिर पूछ देता कि पंखा या लाइट के सर्किट में कितने पॉइंट होते हैं तो मैं मारता 10, कितने मारता 10, लेकिन 10 अधिकतम है। मैं कोशिश यही करूँगा कि 8 से 8 हूँ, ठीक है ना, 8 से 8 हूँ, लेकिन 10 पर जाना है। और लोड होता है इसमें करीब 800 वाट और इसमें होता है भाई साहब आपका 3000 वाट। इतना आपको ध्यान रखना, बस इतना डाटा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये क्वेश्चन तो चलते ही रहेंगे और आप इनको तो किसी न किसी बुक से पढ़ भी लोगे, लेकिन मैं आपके लिए एक और जानकारी की बात बता दूं, जैसे कि मैंने सिंबल उठाए थे अभी, लेकिन और मैं आपको बात बता दूं कि अगर कभी कोई भी हाइट का क्वेश्चन पूछा जाए तो उसे आप कैसे टिक कर सकते हो, उसे ज़रा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पूछ लेगा कि एनर्जी मीटर की हाइट बताओ, स्विच बोर्ड की हाइट बताओ, बल्ब की हाइट बताओ, पंखे की हाइट बताओ, तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता। तो आज सारी हाइट का मतलब बिल्कुल ख़त्म कर देंगे हम। कैसे करेंगे आइए ज़रा समझो। सबसे पहले एक बात बताओ कि जो आपके घर का जो स्विच बोर्ड है, यहाँ पर आपकी चटकनी लगी हुई है, जहाँ पर आपके स्विच लगे हुए हैं पंखे वंखे चलाने के लिए, ठीक है ना, ये लग गया, लग गया। इसके ऊपर आपका लगेगा भैया क्या लगेगा, यहाँ पर लग गया आपका बल्ब, ये भाई लग गया बल्ब। अच्छा भैया इसके ऊपर लगेगा आपका पंखा। इतना आपको ध्यान रखना, बस क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपका स्विच बोर्ड है, उसके बाद आपकी लाइट है, उसके बाद आपका पंखा है। ऐसा मत करना कि पंखा तो हो जाए नीचे और लाइट चली जाए ऊपर, ये हो जाएगा गलत। क्योंकि अगर लाइट का प्रकाश इस पंखे पर आएगा तो आपकी दीवार पर ये मतलब कुछ तरह से अजीब सा महसूस करोगे, हो सकता है उसकी मतलब जैसे छाया बन जाएगी उस पर दीवार पर, जो आपकी डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम लाइट को तो रखते हैं नीचे और पंखे को रखते हैं ऊपर। तो आइए ज़रा समझते हैं ये मैटर क्या है। जब भी आपसे स्विच बोर्ड की बात की जाए तो लगभग आपको आंसर मारना 1.5 मीटर। कितना मीटर, 1.5 मीटर,
ठीक है। और जब भी आपसे इसकी बात पूछी जाए तो आपको जाना है 2.4 पर या फिर 2.5 पर, ठीक है ना, 2.4 या फिर 2.5 पर। जब आप ये सोच पा रहे हो कि यार ये 2.4 या 2.5 लिया है तो इससे ऊंचा आपका पंखा ही जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा, तो आपके लिए इस पंखे की साइज़ लेनी होगी, यानी ऊंचाई हाइट लेनी होगी बेस से। कितनी लेनी होगी? कम से कम आपको लेनी होगी कम से कम 2.55, क्योंकि अभी मैंने बताया ना, क्योंकि यार आपका 2.5 पर तो आपकी लाइट ही लगी हुई है, तो उससे ऊपर लेना होगा ना। तो इस तरह से हम दिमाग लगा सकते हैं कि आखिर मामला है क्या रहा है, ठीक है ना। और आपका जो एनर्जी मीटर बता रहा था ना, वो भी यही है, ये समझ लो। जो आपका कंट्रोल सर्किट हो या फिर बोर्ड हो या फिर कोई स्विच बोर्ड हो आपके घर में, जो हम जहाँ से कंट्रोल चीज़ों को करते हैं, उनका सबका ये समझ लो 1.5 मीटर मानना है आपको लिए। कितना मानना है? 1.5 मीटर। इससे ऊँचे पर बात जाएगी, बल्ब आएगा सबसे पहले, उस पर जाना आपको किस पर? 2.5 पर चले जाओ। चलो रेशियो बना लो, 1.5 का, 2.5 का, फिर उसके बाद 2.55 का, इसमें ध्यान रख लो, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन फिर से आ गया है, लेकिन जब आया है तो कोई बात नहीं, इसे भी देख लेते हैं आखिर इसकी भावनाएं क्या हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब उप परिपथ में कितने अधिकतम वाट का यूज करूंगा। तो उप परिपथ का मतलब होता है जो कि आपके छोटा वाला सर्किट है। कहने का मतलब ये जो पंखा और लाइट को कंट्रोल करेगा, यानी पावर सर्किट नहीं है ये नॉर्मल सर्किट है। तो नॉर्मल सर्किट में पॉइंट तो होते हैं 10 और लोड होता है 800 वाट। लेकिन जब भी मैं पावर की बात करूंगा तो पॉइंट तो होते हैं 2 और लोड होता है 3000 वाट। चीज़ें आपको ध्यान रहेंगी, इसलिए बार बार बता रहा हूँ। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर वीडियो को मैं थोड़ा भी ऐसा लगे ना कि हाँ यार कुछ तो सीखने को मिल रहा है, तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और चैनल पर अगर नए आए हो तो भाई साहब सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेरी भी मदद हो जाएगी और आपकी भी मदद हो जाएगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये क्वेश्चन है काफ़ी अच्छी लेवल का, और इसे थोड़ा हम समझाने का प्रयास भी करेंगे और चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि पृथ्वी की प्रतिरोधकता अधिकतम तेजी से बढ़ती है, जब आर्द्रता का मान क्या होता है। तो आइए जरा समझते हैं। इस सारी बात को भूल जाओ जो इस प्रश्न में दिया हो ना, ये पूरा प्रश्न आप अपने दिमाग से हटा दो, साइड में थोड़ा सा साइड में हटा दो, बस 2 मिनट के लिए हटा दो। आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हो, बस 2 मिनट के लिए इसे साइड में हटाना जरा। और इस वाले फोटो पर ध्यान दो जरा, ये फोटो जो आपको नजर आ रहा है, इस फोटो में आपको क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है कि भाई साहब एक तो रॉड सी पड़ी हुई है और कुछ कोयला और नमक इसमें डला हुआ है, कुछ कोयला और नमक डला हुआ है। बताइए इसमें कोयला और नमक मैंने क्यों डाला, कोई बताएगा? कोयला और नमक मैंने इसलिए डाला इसमें भाई साहब कि इसमें नमी बनी रहे, नमी बनी रहे। अच्छा भाई साहब हम नमी क्यों बनाना चाह रहे हैं? अरे भाई हम नमी इसलिए बनाना चाह रहे हैं ताकि प्रतिरोध कम से कम हो सके, प्रतिरोध कम से कम हो सके। अच्छा एक चीज़ तो क्लियर हो गई, एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अगर नमी अच्छी खासी है, अगर नमी अच्छी खासी है, मेरा मतलब नमी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा रेजिस्टेंस कम हो रहा है। बिल्कुल कह सकता हूँ। अरे भाई यही तो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नमी बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस कम से कम हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर नमी में कमी आ रही है तो क्वेश्चन में तो यही पूछा है कि अगर पृथ्वी की प्रतिरोधकता अधिक तेजी से बढ़ती है, कहने का मतलब ये है प्रतिरोधकता बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि यार जब प्रतिरोधकता बढ़ रही है कहीं ना कहीं नमी क्या हो रही है, नमी क्या हो रही है, नमी कम हो रही है, नमी कम हो रही है। तो नमी आर्द्रता का मतलब कमी नमी समझिए, ठीक है, नमी हो रही है। तो एक बात बताओ, नमी कितनी कम नहीं होनी चाहिए? तो मैं बता दूं यार 20% तो होनी चाहिए, कम से कम 20% नमी तो होनी चाहिए, क्योंकि इससे अगर नीचे गई तो भाई साहब आपने जो अर्थिंग आप जहाँ कर रहे हो उसका प्रतिरोध बढ़ना कंपलसरी है, ये बढ़ ही जाएगा। इसीलिए मैं ध्यान रखूंगा कि यार 20% से नमी कम नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये सारी बातें जो भी मैंने आपको समझाने में समझा रहा था इतनी देर से, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। हर चीज़ मैं आपके लिए समझा रहा हूँ, और इस वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि 5 तो हमने ये समझ लो सिंबल ही समझ लिए, और जो मतलब एनर्जी मीटर का था, एक बल्ब का था, एक पंखे का था, बहुत सारी चीज़ें कर ली, और कई सारी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा में आपके लिए बताता चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और भी सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। दोस्तों अब मैंने ले लिया एक और क्वेश्चन, और इसका लेवल भी काफ़ी अच्छा और बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक 3 पिन सॉकेट आपके पास है, ठीक है ना, तो उसमें सबसे बड़ा छिद्र होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि
कि आपके पास सॉकेट है, आपने देखा होगा आपके घर में ऐसा लगा हुआ है, यहाँ पर एक और होता है, एक और होता है, एक और होता है, यानी 5 का कुछ सर्किट होता है। अब इसमें पूछा सबसे बड़ा वाला छिद्र यानी ये वाला किसके लिए होता है, तो यार ऑब्वियसली सी बात है यार, अगर इलेक्ट्रिकल के छात्र हो तो इसका आंसर जाने वाला है आपका अर्थिंग का। लेकिन मैं आपको बता दूं ये तो है बहुत नॉर्मल बात जो सबको पता होती है। अब जो बात पूछने जा रहा हूं उसका अगर आपने जवाब दे दिया तो यार कसम से मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। बताइए, ये बताइए कि इनमें से किस में फेज आ रहा होगा, फेज आ रहा होगा यानी लेफ्ट हैंड पर आएगा या राइट हैंड पर आएगा, ये बताओ यार। अब बोले कि यार मेरे घर में तो लेफ्ट पर आ रहा है, तो ये मत सोचो कि तुम्हारे घर में किस पे आ रहा है, क्योंकि तुम्हारे घर में तो न्यूट्रल जो वायर है ना उसे रेड बना दोगे आप, ये मुझे पता है, ठीक है ना। तो अपने घर में मत देखो इस चीज़ को इलेक्ट्रिकल की दृष्टि से सोचो। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि यार एनर्जी मीटर तो 1.5 मीटर पर लगता है जो कि इलेक्ट्रिकल कहता है, लेकिन आप बोलो कि साले हम तो 3 मीटर पर लगवाएंगे, बोल क्या करेगा, वो अलग बात है। जो इलेक्ट्रिकल के नियम है ना उन पर चलो। तो क्वेश्चन में मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो फेज आने वाला है वो कौन से हैंड पे आएगा, राइट पे या लेफ्ट पे। तो हमेशा ध्यान रखना राइट वाले हैंड पर आपका फेज आने वाला है, ठीक है ना। और अर्थ हमेशा टॉप वाले पर आता है जो कि थोड़ा बड़ा होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और जो बातें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये भी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और आप इसका जवाब बहुत आराम से बहुत आसानी से दे सकते हो। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि यार जो पृथ्वी का प्रतिरोध कम करने के लिए, अरे वाह, पृथ्वी का प्रतिरोध कम करने के लिए क्या करते हो। अरे यार ऑब्वियसली बात है, अभी चिल्ला के बता रहा हूँ, शुरुआत से बता रहा हूँ। क्या करोगे, नमक और कोयला डालोगे। यार अभी चित्र नहीं दिखाया था, बस वही चीज़ है, थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया, बस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, बस इतना कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इसमें कुछ समझाने वाला ऐसा कुछ है नहीं है, क्योंकि 2-3 प्रश्न बार बार रिवाइज हो रहे हैं ना, तो एक दूसरे से लिंक है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज जरूर बदल रही है, लेकिन क्वेश्चन वही है। तो उसमें समझाने का ऐसा कुछ है नहीं खास, क्योंकि जिस क्वेश्चन का मैं एक्सप्लेनेशन पहले कर चुका हूँ तो उसका मुझे बाद में फिर इतना, क्योंकि इसकी इतनी डिटेल है नहीं हमारे पास। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट। लो जी, आ गया आपकी डिमांड पर एक और क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है ना। ये काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, क्योंकि यार ऐसा है ना, घर के बारे में मत सोचना है। क्वेश्चन में पूछा है कि मतलब IS कोड के अनुसार भूसंपर्कन के लिए, यार भूसंपर्कन अर्थिंग के लिए यानी अर्थ के लिए कौन से रंग का तार आप लोगे। अब बोले कि आज जी हमारे घर में एक अर्थिंग हो, उसमें तो काला तार लगा हुआ है। यार घर की तरफ से नहीं सोचना है, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रिकल ने बता दिया वो करना है आपके लिए, जो मैं आपके लिए बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो बताइए भूसंपर्क के लिए कौन सा तार होता है। तो बिल्कुल इसमें कुछ घबराने का बात है नहीं है, सोचने का बात है नहीं है। अर्थिंग के लिए हमेशा मैं हरा तार यूज करता हूँ, न्यूट्रल के लिए मैं हमेशा काला तार यूज करता हूँ, और फेज के लिए मैं रेड भी यूज कर सकता हूँ, येलो भी यूज कर सकता हूँ, और मैं ब्लू भी यूज कर सकता हूँ। तो इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में हम पढ़ते आ रहे हैं ना, क्या पढ़ते आ रहे हैं भाई, ये पढ़ते आ रहे हैं RY और B। कहने का मतलब ये रेड, येलो और क्या है ब्लू, और ये होता है न्यूट्रल, ठीक है ना। इसके लिए जो होता है ब्लैक, ये रेड होगा, ये फेज है, ये येलो फेज है, ये ब्लू फेज है। इतना बात ध्यान रखना बस। अगर अर्थिंग की बात आ जाए तो बस हरा ध्यान रखना, होगा इसका भी काम खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये थोड़ा समझने के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो अभी मैंने आपको जो चित्र दिखाया, सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा साइड में रख दीजिए, बस 2 मिनट थोड़ा कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए, जो समझा रहा हूँ उसे समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लो आपने जितने भी चित्र अब तक देखे हों अर्थिंग की, चाहे वो प्लेट अर्थिंग हो चाहे वो पाइप अर्थिंग हो, आपने उसमें जो है बिल्कुल पाइप को ऐसे लगा देखा होगा, बिल्कुल सीधा। ऐसा नहीं है कि भैया अर्थिंग का तार ऐसे आ रहा है और आपकी रॉड ऐसे पड़ी है, ऐसे मस्त ऐसे पड़ी है, ऐसा कभी नहीं देखा हुआ कि प्लेट ऐसे पड़ी है मतलब टेढ़ी, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल स्ट्रेट हम रखते हैं, ये कोशिश की जाती है कि बिल्कुल सीधा का सीधा हमें ये इस चीज़ को इलेक्ट्रोड को रखा जाए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में बस यही पूछा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रोड होता है, जो भूमि के भीतर जो इलेक्ट्रोड होता है वो रखा जाना चाहिए, कैसा रखा जाना चाहिए, 36 का मतलब है ऐसे, या फिर 45 के एंगल पर। मेरा मतलब है जैसे कि ये 90 का एंगल होता है, क्या मैं इसे ऐसे रखने वाला हूँ, या फिर किसी भी स्थिति में अपने मन से, तो ऐसा हम करेंगे नहीं, इसीलिए लंबवत यानी 90 के एंगल पर मैं रखने वाला हूं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा।
दोस्तों ये क्वेश्चन है मेरे वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार कम से कम एक कमेंट तो कर ही दिया करो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा प्रेरित हो जाता हूँ। तो आइए जरा समझते हैं इस क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या कह रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन को भी आप साइड में रखिए थोड़ी देर, थोड़ी एक डिटेल बता दूँ आपके लिए, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलिए आपके पास एक अर्थिंग है, अरे यार चलो कोई बात नहीं, ये ठीक है ना। फ़ोन से वीडियो बनाने में बस थोड़ा सा लगता है मुझे अजीब सा यार, क्योंकि हाथ पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि बस फ़ोन से चल रहा है अभी तो काम, कुछ है नहीं है ऐसे हमारे पास सुविधा, जो है बस ले लो, ठीक है ना। आइए जरा समझते हैं, इस बात को छोड़िए। जैसे कि अगर आपके पास कोई अर्थिंग है, यहाँ पर एक अर्थिंग मान के चलिए आपने यहाँ पर कर दी, ये अर्थिंग कर दी, ठीक है ना। अगर आपको दूसरी और अर्थिंग करनी है तो कम से कम ध्यान रखना है, कम से कम 5 मीटर का, कम से कम 5 मीटर का डिफरेंट होना चाहिए डिस्टेंस में दोनों अर्थिंग के में। ऐसा ना करना कि एक अर्थिंग यहीं ठोक दी, दूसरी भी यहीं ठोक दी। ये इलेक्ट्रिकल कहता है, आप क्या करोगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पढ़ा है कि कम से कम जो अर्थिंग है उसमें कम से कम 5 मीटर की दूरी का डिस्टेंस का डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है ना। चलो ये चीज़ तो समझ में आ गई। दूसरी चीज़ समझने की क्या है, दूसरी चीज़ ये समझने की है कि आपके घर में जहाँ अर्थिंग हो रही हो तो आपकी दीवार से कम 1.5 मीटर दूर अर्थिंग होनी चाहिए। कम से कम कितनी भैया, 1.5 मीटर, बस हो गया काम, इस क्वेश्चन का हो गया काम। आइए जरा समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भूमिगत किए गए भू संपर्क में इलेक्ट्रोड की स्थापित प्रणाली से दूरी कितनी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ को आप अर्थ कर रहे हो उससे उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए। मान के चलो आप अपने घर में अर्थिंग करा रहे हो तो कितनी दूरी बताइए, मैंने अभी 1.5 मीटर बताइए ना। तो वही नियम घर पर लागू होगा, तो वही नियम किसी भी अप्लायंसेस पर लागू होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होने वाला है। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि हाँ यार कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।